हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। साथियों, आप सभी का स्वागत है इस करंट अफेयर के नए सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि दृष्टि जो मैगजीन है, इस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर की सीरीज़ चल रही थी, उस सीरीज़ में आज हम 100 MCQ का रिवीजन करेंगे। क्या करने वाले हैं? तो रिवीजन करने वाले जो 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है इस मैगजीन से अब बने हुए उन प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। और ये हेल्पफुल होगा उन सभी साथियों के लिए जो आप देख पा रहे हैं यूपी PCS देने जा रहे हैं, RO या फिर बिहार PCS। ठीक है, तीनों के लिए जहाँ भी करंट अफेयर आपको पूछा जाएगा, इस मैगजीन को आपको पढ़ने के बाद से, ठीक है, इसकी क्लास भी अपडेटेड है, वो क्लास आप देख लीजिएगा। उसके बाद से यहाँ से चीज़ हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वो क्लास जो लोग नहीं देखें पुरानी वाली क्लास, वो देख लीजिएगा और टेलीग्राम से जुड़ जाएगा रेगुलर अपडेट के लिए। ठीक है, स्टार्ट करेंगे आज के अपने क्वेश्चन को। पहला प्रश्न कह रहा है कि राज्य जो खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 में प्रथम 4 स्थान प्राप्त करता राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का सही क्रम क्या है? जो ऐसे प्रदेश हैं उनका सही क्रम क्या है? तो ऑप्शन देखिए आपके पास ये दिया हुआ है, केरल, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर। ठीक, केरल, तमिलनाडु, गुजरात, और केरल, गुजरात, जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात और तमिलनाडु। जो इसका राइट आंसर होगा साथियों, हम बता दें कि ऑप्शन ये होगा आपका केरल, तमिलनाडु और जम्मू एंड कश्मीर। ये जो होगा आपका इसका सही क्रम होगा। इसके बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देखेंगे, डिटेल इसका क्या है। तो देखिएगा कि सही उत्तर क्या है आपका, केरल, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर। जो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, ये भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण जो FSSAI है उसकी पहल है। तो ये मैं आपको जब क्लास ले रहा था, ठीक है, आपका इसका आई दृष्टि मैगजीन में, तो उसमें आपको ये पॉइंट बताया था कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक कौन जारी करता है? तो FSSAI के द्वारा जारी होता है। ठीक है, FSSAI के द्वारा जारी होता है। और राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो है 2023-24 में आप देखें केरल ने शीर्ष स्थान हासिल किया। वहाँ पे ये पॉइंट था, केरल ने शीर्ष स्थान हासिल किया था। और उसके साथ साथ तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर जो है इस सूची में दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कंप्लीट आपका जो वन लाइनर था उसको आपको MCQ फॉर्म में यहाँ पे दिया जा रहा है। और यहाँ पे उसके साथ साथ जो उसे करेक्ट इन्फॉर्मेशन अदर जो है इम्पॉर्टेंट, वो भी आपको यहाँ क्या किया जा रहा है, प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये पॉइंट फिर से रिवाइज हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न भी आपको बताया था कि हाल ही में केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है उसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो उस पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के क्या कर दिया गया साथियों? श्री विजयपुरम। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। श्री विजयपुरम जो है इसका नाम कर दिया गया था। इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन उसको देखिए, तो इसमें बताया गया कि श्री विजयपुरम। ठीक, हाल ही में केंद्र सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो है राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया था। बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, इंपॉर्टेंट रहेगा। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सूरत जो है गुजरात में, ठीक, शुरू जल संचय जन भागीदारी पहल किस अभियान से जुड़ी है? ठीक है, तो ये पहल आप देखेंगे सारे के सारे पॉइंट्स वहीं से। मैं फिर से बार बता दूं कि जो साथी वो क्लास नहीं किए हैं आई दृष्टि वाली, ठीक है, ऑनलाइन कंप्लीट उस क्लास को पहले देख लें, उसके बाद से आप MCQ क्लास देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। एक तरीके से अच्छे से आपका रिवीजन और तैयार दोनों होगा। तो ऑप्शन है जल शक्ति अभियान, जल क्रांति अभियान, अटल भूजल योजना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, जल शक्ति अभियान, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया था पहल, ये जल शक्ति अभियान के अंतर्गत शुरू किया गया था। इसके एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे तो देखेंगे जल शक्ति अभियान राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सूरत जो गुजरात में जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की है। यह पहल जो है जल शक्ति अभियान कैच द रेन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे पॉइंट भी ध्यान रखें कहाँ पर इसको शुरुआत की गई इस पहल की, सूरत गुजरात में। ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये जगह का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है और किसके द्वारा स्टार्ट किया गया ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया था? तो अभी गोरखपुर में, पहले तो ये जानिए कि यहाँ पे एक पॉइंट आपका बनेगा कि हाल फिलहाल में सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। यूपी स्पेशल का आपका ये प्रश्न बनेगा करंट अफेयर में। ठीक, तो किसके द्वारा उद्घाटन किया गया ये भी प्रश्न पूछा जा रहा है। और मैं भी इस पर आपका क्या है कि जो स्टेटमेंट वाला प्रश्न पूछा गया तो बन जाए। ऑप्शन है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए जो है जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति ने हाल फिलहाल में क्या किया है, यहाँ पे उद्घाटन किया है। तो देखेंगे राइट आंसर, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गोरखपुर में जो है सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। ठीक, तो ये सारा पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। कई बार प्रश्न इस तरीके से बन रहा है कि जो कोई इवेंट हो रहा है, मान लीजिए सैनिक स्कूल का उद्घाटन होगा,
इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन हो सकता है कि उद्घाटन किसके द्वारा किया, वो नाम दे दिया। दूसरा, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया। तो 2 स्टेटमेंट आपको यहीं से बन जाएंगे। तो इस तरीके से प्रश्नों को भी आप ध्यान से समझते चलिएगा, आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। अगला प्रश्न है जो देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा जो है समाधान को कार्यान्वित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। भारत का पहला राज्य कौन है। तो नई दिल्ली, लद्दाख, मणिपुर या नागालैंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन डी, नागालैंड। ठीक है, नागालैंड क्या किया है तब इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देखिए। नागालैंड ने 2 अगस्त 2024 को भारतीय स्टेट बैंक के साथ जनरल इंश्योरेंस के साथ, ठीक है, क्या किया है, आपदा जोखिम हस्तांतरण जो है पैरामेट्रिक बीमा समाधान को शुरू किया है। और ये इस तरीके करने वाला, इससे नागालैंड आपदा जोखिम बीमा जो है लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और खास करके जब नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, कोई पूर्वोत्तर का राज्य है और इस तरीके से कोई पहला इवेंट कर रहा है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो आपदा जोखिम जो प्रबंधन के लिए बीमा समाधान कौन स्टार्ट किया है। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, नागालैंड स्टार्ट किया है। अगला प्रश्न है देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन 3 नए आपराधिक कानून के सुचारू का क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु शुरू नहीं किया गया। ठीक है, तो ई साक्षी, न्याय सेतु, ई समन और ई FIR। ठीक है, तो इसमें कौन सा शुरू नहीं किया गया। तो ई FIR नहीं शुरू किया गया है, बाकी 3 जो है आपका क्या किया गया, इसके लिए ही शुरू किया गया है। ठीक, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। इस तरीके का अमित शाह ने देश में 3 नए आपराधिक कानूनों को सुचारू रूप से कार्यान्वयन के लिए इस बात के लिए क्या 4 ऐप को स्टार्ट किया, ई साक्ष्य, न्याय है ना, न्याय सेतु हो गया, न्याय श्रुति और ई समन। ठीक है, चारों लॉन्च किया है। इसमें कौन सा नहीं था ये आपसे पूछा गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में केंद्र सरकार ने लद्दाख में 5 नए जिले के गठन की घोषणा की है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं है। मैं जब आपसे क्लास ले रहा था तो वहीं बताया था कि पाँचों जिले आपके नाम याद रहने चाहिए। क्वेश्चन इसी तरीके से बनेगा कि 4 दे के उससे पूछेगा निम्न में से कौन सा नहीं है। तो आपको मैं बता दें, जास्कर है, नुब्रा भी है ना, शोम्पिया और चांगथांग। तो इसमें जो है आपका चांगथांग भी है, जास्कर, नुब्रा तीनों है। बी जो है शोम्पिया आपका ये जिला नहीं बन रहा है। कौन कौन से जिले बन रहे हैं उसको एक बार देख लीजिए। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन डी बी हो जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने जो लद्दाख में 5 नए जिलों के गठन की घोषणा की है। 5 जिलों के नाम क्या है, जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग। ये 5 नाम याद रखिएगा। इसी तरीके से इसी पैटर्न पे आपको आपके एग्जाम्स में चाहे RO हो, मैं बता दूं फिर से, RO हो, BPSC हो, क्योंकि पीसीएस से कोई भी हो, आपका स्टेट पीसीएस है तो इसी लेवल के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे इसी तरीके से बना बनाया प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि देश के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा प्रश्न, कहाँ किया गया। तो उड़ीसा, केरल, झारखंड या उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में जो है पहले देश के स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया है। ठीक, इसके द्वारा किया गया वो सारे इन्फॉर्मेशन दे लेते हैं। ऑप्शन ए उड़ीसा सही उत्तर हो जाएगा। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के संबलपुर में, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, उड़ीसा का जो संबलपुर है, ये पॉइंट भी आपको याद है संबलपुर। अगर थोड़ा सा क्वेश्चन डिटेल में जाएगा आपसे ये पॉइंट भी पूछा जा सकता है। देश के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन यहाँ पे किया गया उड़ीसा के संबलपुर में। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। 9वां राष्ट्रीय डायलॉग 2024 का आयोजन भोपाल में किया गया। ठीक है, तो भोपाल में किया गया, ये ऑप्शन आपका क्या है, गलत है, क्योंकि भोपाल नहीं, जब मैं आपको बता रहा था तो वहाँ पे क्या था, यहाँ पे नई दिल्ली था। ठीक है, नई दिल्ली में किया गया था। 9वां राष्ट्रीय डायलॉग का विषय वस्तु चतुरंग संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग तथा निर्माण है। ठीक, तो पूछ रहे इसमें कौन सा सही है। तो सेकंड वाला आपका सही है और पहला गलत है। तो ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी, केवल 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से सारे देखेंगे कंप्लीट आपका यहाँ पे ये इस टॉपिक का स्टेटमेंट वाला प्रश्न, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 9वां राष्ट्रीय डायलॉग 2024 का आयोजन आपका भोपाल में नहीं, कहाँ पे हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। और इसका जो विषय था वो चतुरंग संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग तथा निर्माण, जिसका क्या हो जाएगा साथियों, तो देखेंगे इसका आपका थीम विषय वस्तु हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरेगा। ठीक है, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे किस राज्य से होकर नहीं गुजरेगा। तो ऑप्शन है आपके पास उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों देखेंगे ऑप्शन सी, झारखंड। जब आपको गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस के बारे में बता रहे थे तो वहाँ पे सारे स्टेट को आपको बता दिया गया था, जैसे यूपी, बिहार है ना, पश्चिम बंगाल, इनसे होकर ये गुजरेगा। ठीक, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना, हमसे वहाँ बताए भी थे किसी तरीके से प्रश्न आपको बनेगा
कि किससे नहीं होकर गुजरता है, तो आपको देखेंगे झारखंड से होकर नहीं गुजरेगा। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे लंबा एक्सप्रेसवे जो गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक बनाया जा रहा है, या उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर गुजरेगा। तो 3 राज्यों से होकर गुजरेगा, तीनों राज्य आपको ध्यान में रखना है। राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न जो है, नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 11। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने पुणे हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस संत के नाम पर किया है? तो शंकराचार्य, तुकाराम, गोरखनाथ या नामदेव? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी तुकाराम। ठीक, देखेंगे इसके एक्सप्लेनेशन को। एक्सप्लेनेशन में क्या है कि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने पुणे हवाई अड्डे का नाम बदलकर जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। जो नाम बदले जाते हैं वहाँ से संबंधित इन प्रश्नों में ये एक इम्पॉर्टेंट नाम रहेगा। ठीक है, महाराष्ट्र में हुआ ये कहाँ, तुकाराम जो है महाराज तुकाराम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और ये ध्यान दीजिएगा जरूर, इसमें जो है पूछेगा किस हवाई अड्डे का नाम बदल के किया गया, तो पुणे हवाई अड्डे का नाम बदल के किया गया है। तो ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। 18वीं लोकसभा में कुल 543 सीटों पर कितनी महिलाएं चुनी गई? ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा इस बार 18वीं लोकसभा का चुनाव। इसमें एक पॉइंट भी याद रखिएगा, स्पीकर कौन बने, ओम बिरला बने। और आपको एक पॉइंट और बता दें कि जो इसमें इस लोकसभा में 18वीं लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर जो बने थे उनका नाम याद रखिएगा, भर्तृहरि महताब, वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर का नाम इस बार पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है। ऑप्शन देख लीजिएगा, 70 है, 75, 74 और 76। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। इस बार जो है कितनी महिलाएं, तो 74 महिलाएं इस बार चुनी गई हैं। आंसर हो जाएगा आपका बी, राइट आंसर हो जाएगा। 18वीं लोकसभा का जो पहला सत्र है 24 जून 2024 से 3 जुलाई 2024 तक चला। इसमें कुल 74 महिलाएं चुनी गई हैं, जो लोकसभा सीटों की लगभग 13.63% है। ये जो आपका डेटा है ये बहुत महत्वपूर्ण है, सीधे सीधे प्रतिशत भी आपसे पूछ सकता है कि जो लोकसभा में इस बार महिलाएं चुनी कितनी प्रतिशत चुनी गई हैं, तो आपको 13.63% चुनी गई हैं। और नंबर कितना है, तो 74। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर। जून 2024 में निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने उल्लास 9 भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है? तो ऑप्शन आपके पास लद्दाख, उत्तर प्रदेश, केरल या गुजरात। तो अगर थोड़ा सा इसमें कॉमन सेंस आप लगाएं तो देखेंगे जब राज्य केंद्र शासित के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, और उसमें आपको एक केंद्र शासित प्रदेश दिया रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहेगा कि आपको वही रहेगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, लद्दाख, है ना। इस तरीके से जो ऑप्शन ना है वहाँ पे गेस वर्क लेके ट्राई कीजिए और देखिए आयोग किस तरीके से वहाँ पे आंसर बना रहा है, किस तरीके से उस पैटर्न पे आंसर को सही मान रहा है। तो उसको अगर आप उस एनालिसिस को अगर आप पकड़ लेते हैं तो आपका बहुत सारे क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाएंगे। जून 2024 में लद्दाख ने उल्लास 9 भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है। उल्लास जो है 9 भारत साक्षरता कार्यक्रम केंद्र प्रवर्तित योजना है जो सभी के लिए शिक्षा के लिए प्रारंभ की गई है। ठीक है, तो लद्दाख याद रखेंगे 9 उल्लास कार्यक्रम के लिए। आगे बढ़िएगा, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर कितनी बार जो मंथली करंट अफेयर में, वीकली करंट अफेयर, है ना, टेस्ट सीरीज में सब जगह आपको बताया जा चुका है। फिर से इस मैगजीन में भी आपको कवर किया गया किस राज्य में निर्मित किया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार या गुजरात में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों इसका ऑप्शन 80। ठीक है, राजस्थान के आप जानेंगे पाली में। कहाँ पे? पाली में, हमने आपको बताया भी था, राजस्थान के पाली में जो है ये ओम आकार का जो है ओम आकार का मंदिर जो है इस तरीके से बहुत ही बेहतरीन एक अलग ही खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? राजस्थान। दुनिया का पहला जो है ये ओम आकार का मंदिर है, राजस्थान के पाली ज़िले में बन रहा है और यह मंदिर पाली शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। ठीक, वहाँ बन रहा है। इसके प्राण प्रतिष्ठा फरवरी 2024 में हुई थी। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़िएगा, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 जो है किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है? तो त्रिनेत्र ऐप 2.0 जो लॉन्च किया है, आप ध्यान दीजिएगा, केरल, कर्नाटक, बिहार या उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश ने। किसने जो डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किसने किया है? तो आप देखें उत्तर प्रदेश पुलिस ने सहायता के लिए लॉन्च किया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसका जो मेन मोटिव क्या है? तो अपराधों की रोकथाम और जांच की में मदद करना। तो ध्यान रखिएगा, त्रिनेत्र ऐप 2.0, ठीक है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में विश्व की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थापित की गई, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे आपको बताया गया था
कि विश्व की पहली वैदिक घड़ी का जो स्थापना है कहाँ पर हुई, उज्जैन मध्य प्रदेश में। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये किसके नाम पर, तो विवेकानंद, कनिष्क, हर्षवर्धन या विक्रमादित्य। तो राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन डी विक्रमादित्य। ठीक, देखेंगे इसके एक्सप्लेनेशन के अन्य पॉइंट्स को। तो ये दुनिया की पहली वैदिक घड़ी जिसका नाम विक्रमादित्य वैदिक घड़ी है, जिसे मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगाया गया है। यह घड़ी का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है, जो वर्चुअल तरीके से किया गया, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस देखिए किसके द्वारा किया गया और कहाँ पर है। इसका नाम जो है विक्रमादित्य वैदिक घड़ी, और कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में इसको लगाया गया। सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। यह प्रश्न है क्या 17 में क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन निम्नलिखित में सही कथन का चयन करें। तो ऑप्शन देखिएगा, कह रहा है पहला ऑप्शन 75वां जो गणतंत्र दिवस परेड के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड जो है उड़ीसा को दिया गया। किसको, उड़ीसा को। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, उड़ीसा की झांकी विकसित भारत में सर्वोदय की थीम पर आधारित। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये विकसित भारत की सर्वोदय की थीम नहीं थी, ये जो विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण पे आधारित थी। ऑप्शन देखेंगे तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, केवल एक का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, जो 75वां गणतंत्र दिवस परेड के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड आपको उड़ीसा को दिया गया। ठीक है, और उड़ीसा की झांकी जो है विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण थीम पर आधारित थी। और आपके प्रश्न में क्या दे दिया था, यहाँ पे सर्वोदय थीम दे दिया था। दूसरा गलत है, पहला सही है। राइट आंसर आपका ये केवल हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में चर्चा में रहा जो है भारत सरकार का ऑपरेशन सद्भाव। ठीक है, सद्भाव जो है ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑपरेशन सद्भाव इजराइल में मानव सहायता ऑपरेशन से, सीरिया में मानव सहायता ऑपरेशन, और फिरोज तूफान से प्रभावित क्षेत्र में मानवीय सहायता, या यागी तूफान से प्रभावित देशों में मानवीय सहायता। तो इसको आपको हमने बताया था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यागी तूफान से उसके लिए प्रभावित क्षेत्रों के लिए भारत सरकार ने इसको स्टार्ट किया था। ठीक है, तो यागी तूफान से प्रभावित क्षेत्रों में मानवीय सहायता के लिए ऑपरेशन सद्भाव को स्टार्ट किया गया था। किसको, ऑपरेशन सद्भाव को स्टार्ट किया गया था। यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो इसके पहले मंथली शायद करंट अफेयर वाली क्लास थी, उसमें जो है प्रिंटिंग मिस्टेक थी, और वहाँ पे इसको सद्भाव न करके ऑपरेशन सद्भावना शायद प्रिंट हो गया था। तो उसको थोड़ा सा आप लोग वहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर से यहाँ पे एक बार मैं बता दे रहा हूँ, तो वो चीज़ वहाँ पे सही कर लीजिएगा। कुछ अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, बहुत से सारे साथी हैं जो बहुत जिनविनी क्लास को करते हैं, तो उस चीज़ को कमेंट कर देते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कई बार इस थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, तो उस चीज़ को मैं फिर से यहाँ पे सही कर देता हूँ। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। यागी तूफान जो है से प्रभावित ये कहाँ पर था, ऑपरेशन सद्भाव है। और भारत सरकार का ये एक अभियान है जिसके तहत ये कहाँ के लिए है, तो आप देखेंगे इससे प्रभावित देश में, जिसमें अभियान के तहत वियतनाम, लाओस, म्यांमार और उसमें सहायता भेजी गई। ठीक है, तो ये आप ध्यान देंगे, ऑपरेशन सद्भाव जो है किससे संबंधित है, यागी तूफान वाले से संबंधित है। डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे प्रश्न संख्या 19 में देखेंगे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस जगह पर किया गया है। तो ऑप्शन है गुरुग्राम, जयपुर, नई दिल्ली या जोधपुर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी नई दिल्ली में। कहाँ पे, नई दिल्ली में जो है इसको स्टार्ट किया गया। तो देखिएगा, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024। ठीक है, तो इसका आयोजन जो है आपका नई दिल्ली में किया गया। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा किया गया। इसके द्वारा ISA, ठीक है, ISA अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ठीक, इसके द्वारा किया गया। आगे बढ़िएगा, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न जो है, वर्ष 2024 की टाइम पत्रिका में जो EI क्षेत्र के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शामिल नहीं है। ठीक है, EI की बात हो रही है, तो ध्यान दीजिएगा, अश्विनी वैष्णव, निर्मला सीतारमण, अनिल कपूर, नंदन नीलेकर्णी। ठीक है, तो जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है आपकी निर्मला सीतारमण नहीं शामिल है। तो ध्यान से देखिएगा कि वर्ष 2024 की टाइम पत्रिका के जो EI क्षेत्र के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में नंदन नीलेकर्णी, अश्विनी वैष्णव और अनिल कपूर इसमें शामिल है। कौन, अनिल कपूर शामिल है। तो इसमें कौन शामिल नहीं है, तो निर्मला सीतारमण आपका शामिल इसमें नहीं है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा कि एक पूर्ण सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां देश कौन बना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं उसी टाइम बताया था ये कौन बना है। तो ऑप्शन देखें, नेपाल, पेरू, ताइवान या अल्जीरिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा नेपाल। हाल फिलहाल में ISA का जो है पूर्ण सदस्य बना है कौन सा, नेपाल बना है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि भारत का ये पड़ोसी देश भी है और जो यहाँ पे इस तरीके से इवेंट में शामिल हुआ है कोई संगठन में,
तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक, एक्सप्लेनेशन देखिए कि ये राइट आंसर होगा। नेपाल जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 101वां सदस्य बना है। ध्यान देने की बात है 2024 में ही पराग्वे बना है इसका 100वां पूर्ण सदस्य। ये भी आपको ध्यान देना है, कौन सा पराग्वे इसके पहले बना है 100वां सदस्य। 101वां आपका नेपाल बन गया। और आपके इस ISA का जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है इसका मुख्यालय आपका कहाँ है, तो गुरुग्राम हरियाणा में। गुरुग्राम हरियाणा अपने यहाँ ही है। तो ये भी सारी पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न फिर से इंपॉर्टेंट रहेगा, देखिएगा कि हाल ही में किस देश में हनुमान जी के 90 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनियन का अनावरण किया गया है। तो ऑप्शन है श्रीलंका, कंबोडिया, थाईलैंड या अमेरिका। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन डी अमेरिका। ठीक है, इससे संबंधित जो अन्य पॉइंट्स है वो भी आपको ध्यान में रखना है। पहली बात तो यही ध्यान रखिएगा कि जो स्टैचू ऑफ यूनियन है, ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनियन के नाम से कौन सी प्रतिमा जानी जाती है, तो हनुमान जी की प्रतिमा है। ठीक, इसमें एक पॉइंट ये ध्यान रखिए कितनी फीट ऊंची है, तो 90 फीट ऊंची प्रतिमा, ये भी ध्यान देना है। और इससे एक्सप्लेनेशन देखिएगा तो ये स्टैचू ऑफ यूनियन जो है जो हनुमान जी की प्रतिमा है और कहाँ पे ये अमेरिका में निर्मित है, 90 फुट के आसपास है। और इसके साथ साथ एक और इसमें पॉइंट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के टेक्सास के सुगरलैंड में श्री अष्टलक्ष्मी मंदिर भी स्थित है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रख लीजिएगा, वे भी आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़िएगा, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न जो है कह रहा है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने IIT दिल्ली ने कहाँ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है। तो किसने, IIT आपका दिल्ली जो है कोलंबो, तेहरान, आबू धाबी या कंबोडिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आबू धाबी में। ठीक, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए तो वही आपका है कि हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने आबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है। क्या किया, पहला अपना अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है। तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा, IIT दिल्ली के द्वारा किया गया है। ठीक, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 24 कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। एक बात बता दें साथियों कि ये तो आप लोग को जितना हो सक रहा है आपको यूट्यूब पे और टेलीग्राम के माध्यम से आपको सारी चीज़ें कंप्लीट कराई जा रही है। ठीक है, चाहे आपका करंट अफेयर का क्लास हो और उसके साथ साथ PDF प्रैक्टिस हो। ठीक है, सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही हैं। और उसके साथ साथ बता दें कि इतना करने के बाद अब जो साथी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ठीक है, टेलीग्राम से जुड़ के वो प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। प्रैक्टिस बैच की खासियत ये है कि आप ऐसे किताब से पढ़ ली हैं, बाकी सारी चीज़ के लिए आपको तैयार हो गया, लेकिन वहाँ पे आप जब खुद से आंसर करते हैं तब पता चलता है कि आपको कितना तैयार है कितना नहीं तैयार है। ठीक है, तो जो भी साथी जुड़ गए हैं उससे जुड़ के प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जो लोग नहीं जुड़े हैं फटाफट से जुड़ जाइए। करंट अफेयर की स्पेशल आपको अलग सेपरेट से बैचेज मिल जाएंगे, UPPCS के मिल जाएंगे, RO के मिल जाएंगे। तो साथ जुड़िए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और बेहतर इस बार एक सीट लेकर अपना सीट इस बार कंफर्म कीजिए। ठीक है, तो बता रहे थे इसमें क्या है कि अगला प्रश्न आपका इसमें कि स्टेटमेंट है तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2024 में भारत के द्वारा की गई। भारत द्वारा की गई इस सम्मेलन का विषय जो है एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है। तो सही की अगर बात करें तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, दोनों स्टेटमेंट अपनी जगह पर सही है। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो जब दोनों स्टेटमेंट सही है तो यही दोनों स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि तीसरा जो है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की गई, तो आपके भारत के द्वारा की गई। सम्मेलन का विषय वस्तु आपको ध्यान रखना है। ठीक, एक्सप्लेनेशन में देखेंगे तो यही सारा पॉइंट्स आपको एक्सप्लेनेशन में मिलेगा कि 2024 की इसकी मेजबानी भारत द्वारा की गई है। बाकी इसमें बाकी सारी चीज़ें आप एक बार देख लीजिएगा PDF से। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि हाल ही में भारत और किस देश ने मिलकर उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण किया है। सो ऑप्शन ए थाईलैंड, सिंगापुर, डेनमार्क या संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथी, ऑप्शन बी डेनमार्क ने हाल फिलहाल में मिलकर इस तरह की इनिशिएटिव की थी। हमने आपको बताया था कि डेनमार्क इसमें है, ठीक है, भारत सरकार है और प्लस IIT BHU मिलके तीन इस तरह से मिलके लोग अपना यहाँ पे स्टार्ट किए हैं। एक्सप्लेनेशन देखिएगा, राइट आंसर आपका डेनमार्क। हाल ही में भारत, डेनमार्क और उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण किया गया। यह प्रयोगशाला भारत सरकार और IIT BHU और डेनमार्क तीनों के बीच क्या है, त्रिपक्षीय अनूठी पहल है। तो ट्राईलेटरल इस तरीके से है, आप देखेंगे तीन तरीके से इसमें बॉडी मिलकर काम कर रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा UP स्पेशल के लिए, इसमें RO और UPPCS आप में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 26 कि पेंटो गटार, ठीक है, शिनावात्रा तो किस देश की संसद द्वारा नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड या मालदीव। तो ध्यान दीजिएगा, इनको जब चुना गया था इस चीज़ आपको बताया गया था, ये थाईलैंड की प्रधानमंत्री के रूप में इनको
चुना गया और ये फील्ड के बारे में ध्यान रखें, सबसे कम उम्र की ये महिला बनी थी जब इनको चुना गया था। तो ठीक है, ध्यान रखिएगा, नाम और पोस्ट दोनों याद रखिएगा। थाईलैंड, ठीक है, तो शिनावात्रा को जो है थाईलैंड के अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। वो संसद में जो इस पद को संभालने वाली वहाँ की सबसे कम उम्र की, ठीक है, सबसे कम उम्र की महिला होंगी। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा और ये मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आपसे ये पूछा जाए। मैं यही बता दे रहा हूँ कि यूपी पीसीएस और आरआरबी में मोस्ट प्रोबेबिलिटी आपका ये प्रश्न देखने को मिल जाए। तो इस तरीके से इस तरीके से प्रश्न बनेंगे तो उनको आपको ध्यान में रखना। अपॉइंटमेंट में नाम ध्यान रखिए थाईलैंड के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है साथियों कि हाल ही में डिकिन विश्वविद्यालय और वोलोंगोंग, ठीक है, विश्वविद्यालय ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में, ठीक है, अपना कैंपस क्या किया, स्थापित किया। ये किस देश से संबंधित है? तो जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या ऑस्ट्रिया। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से ये संबंधित है। इसके ने कहाँ अपना कैंपस खोला है? तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के डिकिन विश्वविद्यालय और वोलोंगोंग विश्वविद्यालय ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित किया है। सिंपल से भी प्रश्न पूछेगा कि बन सकता है यहाँ से कि ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय ने भारत के किस राज्य में अपना कैंपस स्थापित करेगा? तो ध्यान दीजिएगा गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। इसी ध्यान रखिएगा, प्रश्न रिवर्स कर से आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला है हेनले पासपोर्ट सूचकांक के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? ध्यान दीजिएगा, ये सूचकांक है, जब बदलता रहता है। तो कई बार जो पुरानी क्लासेज रहती हैं तो उसमें कई साथियों का कमेंट थे कि इसमें इतना रैंक, उसमें इतना रैंक। तो होता ये है कि देखिए जो उस टाइम क्लास लिया रहता है जब जाता है तो उस हिसाब के जो रिपोर्ट आई रहती है तो उस टाइम रैंक कुछ और रहता है। बाद में जब अपडेट हो जाती है, ठीक है, तो अपडेट वाले क्लास में इसको अपडेट कर दिया जाता है। और जो आप पुरानी क्लास जब देखते हैं तो उसमें आपको पुराना रैंक ही मिलता है। तो इस वजह से कन्फ्यूजन ना हो और जब आप एग्ज़ाम देने जाएँ तो उस टाइम का लेटेस्ट जो है रैंकिंग ध्यान रख के जाइएगा, ठीक है। तो इसमें 84, 72, 81 और 71 इसका आपका क्या दिया है? ऑप्शन दिया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 81 हो जाएगा हेनले पासपोर्ट सूचकांक के अनुसार, ठीक है। ये करंट में जो आपका था उसके अकॉर्डिंग है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की रैंकिंग करता है और इसमें 24 के सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 81वां स्थान है। इस सूचकांक के अनुसार विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है सिंगापुर का है। तो ये पॉइंट भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। सिंगापुर का नाम याद रखिएगा, सबसे टॉप पर है, ठीक है, हेनले पासपोर्ट के अनुसार। क्लियर है इतना? आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि स्टेटमेंट वाला प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, सही कथन का चुनाव करना है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि हाल ही में क्रिस्टन जो मिशेल हैं उनको एस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री जो है नियुक्त किया गया है और हाल ही में डिक शूफ को न्यूजीलैंड का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अब देखिएगा, इसी तरीके से ROA में आपसे प्रश्न पूछा था, ठीक है, ROA में इसी तरीके से प्रश्न पूछा था आपको, तो पॉइंट भी इसी तरीके से आपको ध्यान में रखना है। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका सही है, क्रिस्टन मिशन को जो है आपको एस्टोनिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। मैंने आपको पढ़ाया भी था और ये भी पॉइंट आपको सारा का सारा तो पॉइंट पढ़ाई दिएगा, बस आपको यहाँ पर टेस्ट और रिवीजन के लिए करा रहे हैं। तो डिक शिफू को न्यूजीलैंड का नहीं तो कहाँ का चुना गया इनको? नीदरलैंड का। कहाँ का? नीदरलैंड का इनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। दूसरा गलत है। तो यहाँ पे जब आप ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? केवल एक आपका आंसर सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन वही है कि 2 गलत है, पहला सही है, दूसरा क्यों गलत है? तो वही मैंने आपको बताया कि डिक शिफू को न्यूजीलैंड का नहीं तो कहाँ का? नीदरलैंड का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। दोनों अपॉइंटमेंट है। अब इस तरीके से आपके अपडेटेड जो ये आपसे प्रश्न को देख के समझ में आ गया होगा कि जो अपडेटेड आपका क्या कहते हैं एग्जाम पैटर्न है, जिस तरीके से प्रश्न पूछा जा रहा है। अब सिंगल आपसे अपॉइंटमेंट नहीं पूछा जा रहा है, मिलान करने को पूछा जा रहा है। तो उस तरीके से प्रश्न आपको यहाँ पे बनाया गया है। आई होप सो कि सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 30 नंबर का प्रश्न। देखिएगा कि वर्ष 2036 तक भारत की जनसंख्या कितनी होने की उम्मीद है, ठीक है, कितनी होने तक उम्मीद है? तो आप देखेंगे इसका सीधे अनुसार आपको राइट आंसर बताते हैं कि 152.2 करोड़ होने की उम्मीद है। कब तक? 2036 तक, ठीक। तो ये कौन सी रिपोर्ट है? उस रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। जानिएगा, सांख्यिकी कार्यक्रम जो कार्यान्वयन मंत्रालय है उसके द्वारा जारी किया गया भारत में महिला एवं पुरुष की जो 23 रिपोर्ट है उसके अनुसार 2036 तक भारत की जनसंख्या क्या है? 152.2 करोड़ होने की उम्मीद है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। कह रहा है कि भारत वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े चूना उत्पादकों में तीसरे स्थान पर है। भारत विश्व में सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादकों में प्रथम स्थान पर है। तो इसका जो इसमें आपको स्टेटमेंट सही बताना, पहला सही है और दूसरा आपका गलत है क्योंकि लौह अयस्क भारत पहले पर नहीं है, ठीक है। और पहला क्या है इसका सही है। एक्सप्लेनेशन देखिएगा तो एक्सप्लेनेशन आप देखेंगे तो सही उत्तर केवल एक होगा। और इसमें क्या है तो भारत वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा जो चूना उत्पादक है उसमें से तीसरे स्थान पर है। तो ये बात सही थी।
लेकिन भारत विश्व में लौह अयस्क उत्पाद को अगर श्रेणी में देखा जाए तो प्रथम नहीं बल्कि कौन है, चतुर्थ स्थान पर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है कि भारत के पहले समुद्र पारीय जन औषधि केंद्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसी देश में किया गया है। तो ऑप्शन है आपके पास श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात, मालदीव्स या साथियों मॉरिशस। तो देखेंगे ये क्वेश्चन आपको मैं बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी लगवाया था उस टाइम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मॉरिशस। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा जो है इसको किया गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बताया भी था। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न जो है, सॉरी इसका एक्सप्लेनेशन पहले देख लीजिए। तो केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉरिशस में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया, जो आप देखेंगे दोनों देशों के बीच जो है विशेष रूप से स्वास्थ्य क्षेत्र में घनिष्ठ द्विपक्षीय सहयोग को प्रमाणित करता है। तो कहाँ पे मॉरिशस में, ये ध्यान रखेंगे, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, 33 नंबर, निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से अभी तक WCC वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित नहीं किया गया है। तो ये जब ऑप्शन था उस टाइम मैं आपको बताया था कि नहीं वाला पूछेगा, पुराना वाला भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन है जयपुर, मैसूर, है ना, श्रीनगर या वाराणसी। हाल फिलहाल में जो अभी जो अनाउंसमेंट हुआ था उसमें आप श्रीनगर को किया गया था, तो ये तो करंट का था, लेकिन इसमें पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो नहीं वाला आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, इसमें इसको भी घोषित नहीं किया गया है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो वाराणसी का राइट उत्तर हो जाएगा। और वर्ल्ड क्राफ्ट जो काउंसिल है उसके द्वारा हाल ही में श्रीनगर को क्या किया है, जम्मू कश्मीर को आधिकारिक रूप से WCC वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया। और अब तक भारत में कुल 4 शहर है जिनको वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया जा चुका है। इन चारों शहरों का आपको ध्यान में रखना है। पहला है मामल्लपुरम आपका तमिलनाडु का, दूसरा जयपुर राजस्थान, तीसरा मैसूर कर्नाटक और चौथा श्रीनगर। तो ये चारों के चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा। RO या फिर UPSC BPSC में कहीं भी ये आपको प्रश्न देखने को ये मिलेगा, क्योंकि स्टेटमेंट वाले प्रश्न इस पर बनेंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से गलत जोड़े का चुनाव करना कौन गलत है, बाकी आपका 3 इसमें सही चयनित है। ठीक, तो पहला देखेंगे रोस राउल जो है मुलिनो, इनको बता रहा पनामा के नए राष्ट्रपति बने, तो बिल्कुल सही है। मार्क रूट की बात करें तो नाटो के नए अध्यक्ष बने थे, ये भी सही। अलेक्जेंडर स्टब डेनमार्क के राष्ट्रपति बने, तो अलेक्जेंडर स्टब को हमने आपको बताया था डेनमार्क नहीं, क्या बताया था, फिनलैंड बताया था। क्या बताया था, फिनलैंड, तो ये भी आपका गलत है। और पीटर पेलेग्रिनी जो है स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति बने। तो इस तरीके से आपका अपडेटेड पैटर्न पर प्रश्न देखने को मिलेगा आपका। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसमें से आपको गलत बताना था। तो सी अलेक्जेंडर स्टब जो डेनमार्क के नहीं, कहाँ के आपके फिनलैंड के नए राष्ट्रपति बने हैं। ठीक, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि शेख मोहम्मद सबा अल सलेम जो है अल सबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, कुवैत, ईरान, सऊदी अरब अमीरात या इराक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आपका ऑप्शन ये बताया था आपको मैंने, कुवैत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल में जो है कुवैत के जो अमीर शेख हैं मिशाल जो अल अहमद है ना, इनको जो है इन्होंने इनको शेख मोहम्मद सबा अल सलीम को क्या किया है, कुवैत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा। सारे के सारे अपॉइंटमेंट का अगर आप एक अलग नोट्स बना लेते हैं, और हालांकि मैंने कराया भी है, ठीक है, सेपरेट वाइज जो सितंबर तक है टॉपिक वाइज करंट अफेयर करा दिया है, जिससे बहुत सारे टॉपिक्स को करा दिया है, खेल पुरस्कार ये सब करा दिए। बाकी कुछ और जो टॉपिक्स होंगे उनको भी आपको करा दिया जाएगा बहुत जल्द। तो इन सारी चीज़ों को आप कंप्लीट कर लीजिएगा, आपका करंट अफेयर प्रश्न जो है गलत नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है गेमी तूफान से प्रभावित है, तो ताइवान, इंडोनेशिया, फिलीपींस या ए और बी दोनों। ठीक है, तो कौन प्रभावित है इसको आप देख लेते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, ए और बी, यानी टाइफून गेमी से जो आपका पूर्वी चीन, ताइवान, फिलीपींस में व्यापक क्षति हुई, और यहाँ पे ये देश इससे क्या रहा है, प्रभावित रहे। गेमी जो नाम है दक्षिण कोरिया द्वारा दिया गया, ये पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। गेमी नाम जो है दक्षिण कोरिया के द्वारा ये दिया गया है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक, आगे बढ़िएगा, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न जो है, पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है, उत्तर कोरिया, चीन, दक्षिण कोरिया या डेनमार्क। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन डी, डेनमार्क जो है हाल फिलहाल में इस तरीके के टैक्स लगाने वाला ये विश्व का पहला देश बना। तो डेनमार्क वर्ष 2030 तक, ठीक है, 2030 से कह लीजिए, पशुपालकों और उनकी गाय भेड़ जो है उन पे उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों के लिए, ठीक है, टैक्स लगाएगा, और ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश बनेगा। ठीक है, तो ये ग्रीन टैक्स लगा रहा है, कौन लगाएगा, तो डेनमार्क आपका लगाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा,
प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस के गठन की घोषणा करने में शामिल नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछ रहा है। इसमें जो शामिल देश हैं देखिए कह रहा है ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, भारत या जापान। तो जो शामिल देश हैं और हमसे पूछा गया नहीं, तो नहीं पहले बता लीजिए। ऑस्ट्रेलिया आपका शामिल नहीं है, बाकी 3 शामिल है। एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे तो देखेंगे हाल ही में भारत जो है अमेरिका, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान, यूरोपीय संघ ने मिलकर बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस के गठन की घोषणा की है। और ये बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस जो है ये जो फार्मास्यूटिकल एजेंस फील्ड है उस फील्ड में काम करेगा, और जिसमें के लिए लोग मिलकर अपना जो भी उत्पाद है या फिर बाकी अन्य चीज़ें हैं उसको ये लोग मिलकर करेंगे अपना। बस इसमें ध्यान रखना कौन कौन से देश शामिल है वो बता दिया। नहीं पूछा था तो ऑस्ट्रेलिया आपका यहाँ पे नहीं होगा। आगे बढ़िएगा, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न जो 39 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। ठीक, उसके बाद से कह रहा है कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 60वां था। ठीक है, तो भारत का स्थान 60वां तो नहीं था, ये मैंने आपको बताया भी था क्लास में। पहला जो है आपका सही है, पूछ रहा है कौन सा सही है, तो केवल एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन बात करेंगे तो 60 की जगह यहाँ मैं बता दूँ कितना था, तो 63 था। ठीक है, 60 की जगह 63 स्थान था जो 2024 में। एक्सप्लेनेशन में आप देख लीजिए कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, और जो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 2024 में भारत की रैंक थी 60 नहीं, ये कितना है 63 स्थान पर था। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। और इसी में याद रखिएगा पहला स्थान इस रिपोर्ट में किसको मिला, तो स्वीडन को। किसको? स्वीडन को पहला स्थान मिला, ये नाम याद रखेंगे। ठीक है, और ये संक्रमण सूचकांक वाले रिपोर्ट वाले में ये महत्वपूर्ण रिपोर्ट रहेगा आप सभी के लिए। अगला पॉइंट है विश्व आर्थिक मंच द्वारा ग्लोबल जो जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 है उसके अनुसार पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में विश्व को कितना समय लगेगा। तो विश्व को कितना समय लगेगा, तो ऑप्शन है आपके पास 135 वर्ष, 34 वर्ष, 125 या 150। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, राइट आंसर हो जाएगा आप देखेंगे 134 वर्ष। कितना? विश्व आर्थिक मंच द्वारा जो है ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट 2024 जारी किया गया। इसके अनुसार जो है पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में विश्व का भी 134 वर्ष और लगेंगे। कितने? 134 वर्ष। पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है 134 वर्ष तो ध्यान रखना है। उसके साथ साथ विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी होता है ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट, ये वाला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि 41 नंबर निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव करें। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है वो थाईलैंड बना है। तो ये बात बिल्कुल सही है। और जुडिथ सुमीनोवा जो है तुलुका केन्या की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, तो बिल्कुल गलत है। ये मैं आपको बताया था, केन्या नहीं, ये कांगो जो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, ठीक है, वहाँ की ये पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट था। फिलहाल यहाँ पे ये गलती है और राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केवल एक सही होगा। सही उत्तर के एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे तो समलैंगिक विवाह को जो मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन बना, तो थाईलैंड बना है। और लेकिन जो जुडिथ सुमीनोवा है तुलुका केन्या की नहीं, क्या बताया आपने, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। और ये नाम याद रखिएगा इनका, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, इस वजह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस किस तिथि को मनाया गया, तो 30 अगस्त, 30 जुलाई, 30 मई या 30 सितंबर को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, 30 मई को जो है पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया गया। तो पूछे जाने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, इसको पहली बार मनाया गया है, तो ध्यान दीजिएगा। एक्सप्रेशन की बात करेंगे साथियों तो इसमें कह रहा है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस 30 मई 2024 को मनाया गया। संयुक्त जो राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2023 में इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया था, ठीक है, नामित किया था। तो आपको ध्यान रखना संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसको किया गया है, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। और 30 मई अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस पहली बार है, तो नो डाउट कि इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला प्रश्न है हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ ऑनलाइन MBA प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है। तो भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना, ऑप्शन देखेंगे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, लखनऊ या चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। मैं आपको सारे के सारे पॉइंट बता रहा हूँ, आपको करा दिया गया। टेस्ट और रिवीजन है यहाँ पे, तो जो लोग क्लास पहले उसकी नहीं किया दृष्टि वाली तो क्लास जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। वहीं के सारे प्रश्न बनाए गए हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर ऑनलाइन मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी MBA प्रोग्राम को शुरू किया है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न जो है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 44 नंबर क्या कह रहा है, सूचकांक से संबंधित है, इंपॉर्टेंट सूचकांक रहेगा। पर्यावरण जो प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है, तो 112, 176, 116 या 178। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी 176।
ठीक है। पर्यावरण जो प्रदर्शन सूचकांक है इसमें भारत की रैंकिंग क्या है ये आपको ध्यान देना है, 176 है। इस आंकड़े में 180 देशों में भारत 27.6 के साथ 176 पायदान पर है। और अमेरिका की येल विश्वविद्यालय के पर्यावरण कानून एवं नीति केंद्र ने सूचकांक जारी किया है, तो जारीकर्ता का भी आपके बारे में यहाँ पे बता दिया गया। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में हिदायत चक्रवात ने किस देश को सर्वाधिक प्रभावित किया है? कौन चक्रवात? हिदायत चक्रवात। तो तंजानिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया या जापान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए तंजानिया को। किसको? तंजानिया को हिदायत चक्रवात सबसे ज़्यादा किसको डिस्टर्ब किया है? तो आप देखेंगे कि तंजानिया को हिदायत चक्रवात दक्षिण हिंद महासागर में उत्पन्न हुआ एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था, इसने तंजानिया को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा हिदायत चक्रवात किस तरीके का एक चक्रवात था। तो ये जो है आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवात था और कहाँ पर स्टार्ट हुआ था? दक्षिण हिंद महासागर में। ठीक है, ये भी ऑप्शन आपसे पूछा जा सकता है। हिदायत चक्रवात है ये आपको कहाँ देखने को मिला, किस महासागर में? तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़िएगा, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। कि हाल ही में चर्चा में रहा शाहिद बेहेश्ती पोर्ट टर्मिनल किस देश में स्थित है? तो इजराइल, इराक, ईरान या तंजानिया। तो इसका राइट आंसर रहेगा साथियों ऑप्शन बी ईरान। ठीक है, ये जो शाहिद बेहेश्ती पोर्ट टर्मिनल कहाँ पर स्थित है? तो आपका ईरान में स्थित है। भारत और ईरान ने चाबहार में शाहिद बेहेश्ती पोर्ट टर्मिनल के विकास के लिए एक समझौता हस्ताक्षर किए हैं और ये टर्मिनल कहाँ पर है? तो ईरान में स्थित है, चाबहार पोर्ट के पास में। ठीक है, अगला प्रश्न 47 नंबर। हाल ही में भारत ने यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक के समग्र रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो आप देखेंगे 29, 30, 39 या 40। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी 39। भारत ने पर्यटन वाले सूचकांक में कितना स्थान प्राप्त किया साथियों? तो 39। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रिपोर्ट है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा मैं आपसे पहले भी कई बार कह चुका हूँ साथियों कि जो कुछ रिपोर्ट हैं जिससे वर्ल्ड बैंक हो गया, विश्व आर्थिक मंच हो गया, मॉनेटरी जो IMF हो गया, है ना, इन सबों के द्वारा अगर इस कोई रिपोर्ट है उसको आप एक जगह बना लेंगे तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो ये यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया था? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। भारत की समग्र रैंकिंग बात करें तो 39वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, और सूची में पहला स्थान किसका है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का पहला स्थान देखने को मिला है। ठीक, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 48। ये भी अपॉइंटमेंट्स है और गलत जोड़ा चुनाव करना है। तो गिटनास नौसेदा जो है लिथुआनिया के राष्ट्रपति बने, ये भी सही है। जोसेफ बोकाई जो है लाइबेरिया के राष्ट्रपति बनते, ये भी सही है। गैब्रियल अटल फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बनते, ये भी सही है। और बजरनी जो बेनेडिक्टन है ये इनको बता रहा है क्या कि आइसलैंड के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा ये आइसलैंड के राष्ट्रपति नहीं बने हैं, क्या बने हैं? ये प्रधानमंत्री बने हैं। नाम तो ध्यान है लेकिन प्रधानमंत्री बने, तो यही वाला आपका गलत हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। बाकी 3 जो आपका सही है उसको ध्यान रखिएगा। तो सही उत्तर की बात करेंगे तो बजरनी बेनेडिक्टन जो है आइसलैंड के तो बने तो हैं लेकिन राष्ट्रपति नहीं बने, क्या बने? प्रधानमंत्री बने। क्या बने? प्रधानमंत्री बने। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है साथियों। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। इस प्रश्न में 2 प्रश्न आपको समाहित है। गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश फ्रांस है। ठीक है, तो ये सही है। दूसरा पॉइंट है विश्व की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण सऊदी अरब में किया गया, तो ये भी सही है। तो सही कथन का हमको चुनाव करना है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोनों के दोनों ऑप्शन सही होंगे। ठीक है, तो सी वाला आपका सही हो जाएगा, ए और 2। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है, ऑप्शन क्या है यहाँ पे आपका मिसिंग है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से जो सीधे सीधे आपका है क्या है कि आपका जो सीधे सीधे पॉइंट है उस पॉइंट को आपको यहाँ पे बता दिया गया। ठीक, तो हाँ ठीक है, गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला विश्व का जो है पहला देश फ्रांस बना है और यह सही भी है, दूसरा भी आपका सही है। दोनों स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट है कि हाल ही में क्रिस ब्राउन जो है पृथ्वी पर भूमि के सबसे दूरस्थ बिंदु तक पहुंचने वाले व्यक्ति बने हैं। पृथ्वी के इस दूरस्थ बिंदु का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है आप देख के बताइए। पॉइंट टेल्को, पॉइंट गुडहोप, पॉइंट नीमो या पॉइंट ट्यूरिल्को। इसका जो राइट आंसर है साथी ऑप्शन बी पॉइंट नीमो इसका नाम है। और ये कहाँ पर है तो इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, उसको देख लेते हैं। तो देखिएगा पॉइंट नीमो जो है आपका दक्षिण प्रशांत महासागर में काल्पनिक बिंदु है और ज़मीन से बहुत दूर स्थित है। ब्रिटेन के जो क्रिस ब्राउन है ये प्रशांत महासागर में उसके महासागरीय दूर पर तक पहुंचने वाले इतिहास के पहले व्यक्ति बन गए हैं। तो इनका नाम भी याद रखिएगा, कौन पहुंचा है यहाँ पे उनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है। क्रिस ब्राउन जो है, ठीक है, इनका नाम और पॉइंट नीमो आपको ध्यान में रखना है। तो निम्नलिखित में से सही कथन बताना है। देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जो सूचकांक 2024 है हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया, तो ये बिल्कुल गलत है, इसके द्वारा जारी नहीं किया जाता है। ये इस सूचकांक में भारत का स्थान जो 42वां स्थान था, तो ये सही है। ठीक है, तो सही उत्तर की बात करेंगे तो यहाँ पे केवल ऑप्शन बी सही है।
तो देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जो है आईपी सूचकांक को यूनाइटेड स्टेट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी किया जाता है और ये साल 2024 में आप बात करें तो भारत का स्तर इसमें 42वां स्थान रहा है। ठीक है, इसमें अन्य जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे कि इस सूचकांक में शामिल देशों की संख्या टोटल 55 थी। इस सूचकांक में अमेरिका पहले स्थान पर, यूनाइटेड किंगडम दूसरे और फ्रांस तीसरे स्थान पर रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आप देखेंगे सूचकांक है जो कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, सूचकांक जब भी कोई आए तो उसमें 2-3 बातें हमें क्या ध्यान रखनी है। सूचकांक जारी कौन करता है, ठीक है, उसमें भारत की रैंकिंग क्या है, कितने देश हैं, पहले पर कौन है, ये सब सारे पॉइंट्स अगर आप ध्यान रखेंगे तो चाहे प्रश्न आपका देखें इस तरीके से स्टेटमेंट कथन वाला बने या फिर सिंगल वन लाइनर बने, आप इस चीज़ को कर ले जाएंगे। अगर वन लाइनर बनता है तो सीधे सीधे आपका भारत का स्थान पूछ लेगा 42वां, जो कि सही है। और जारी करता हमने आपको बता दें स्टेट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा इसको जारी किया जाता है। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने को मंजूरी मिली है। तो ऑप्शन देखिएगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, गोरखपुर या लखनऊ विश्वविद्यालय। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। करंट अफेयर में इस चीज़ आपको डिटेल बताई गई थी कि ये जो है यहाँ पर इसके भवन में 3D जो है वैदिक 3D संग्रहालय बनाया गया है और ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा यूपी स्पेशल के करंट अफेयर में, विशेष तौर से ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। यह हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के मुख्य भवन में 3D जो वैदिक संग्रहालय बनाने को मंजूरी दी गई है। इसको ये भी ध्यान रखिएगा कि ये विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो आपका वाराणसी में है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट में प्रश्न बनेगा तो आपसे ये चीज़ भी पूछ लेगा कि वैदिक जो 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी जिस विश्वविद्यालय में दी गई है वो स्थित है। तो जिले का नाम दे देगा, 3-4 जिला दे देगा आपसे, तो ये सारी चीज़ आपसे यहाँ से पूछ लेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना है, गलत बताना है, तो ध्यान दीजिएगा। पहला कह रहा है कि प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत भारतीय जल सेना द्वारा की गई। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही है, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि इस प्रोजेक्ट के तहत इजराइल और लीबिया में जो युद्ध प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पे फंसे भारतीय को वापस लाया गया था। तो ये पॉइंट भी आपका सही है। ऑप्शन कह रहा है कि कौन सा इसमें गलत है, तो इसमें से कोई गलत नहीं है, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे तो देखेंगे कि प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत जो है भारतीय जल सेना नहीं बल्कि भारतीय थल सेना द्वारा की गई थी। तो इसमें क्या पूछा गया था, एक मिनट देख लेते हैं इसमें क्या गया था। जल सेना द्वारा, इसमें क्या बताया जा रहा है, थल सेना द्वारा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था। यहाँ पे जो है जल सेना आप ना करके, ठीक है, थल सेना कर लिएगा। ये सिंपली जो दिया था भारतीय सेना द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो भारतीय सेना द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो नमन की शुरुआत जो है भारतीय सेना के द्वारा, जल सेना हटा दीजिएगा, थल सेना हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा ये। और यहाँ पर जो है जल सेना जब नहीं रहेगा तब जाके आपका जो थल सेना रहेगा तब जाके इनमें से डी राइट आंसर होगा। फिर से एक बार मैं बता दूं, क्लियर कर दूं, प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत ध्यान दीजिएगा कि थल सेना द्वारा किया गया और ये जो सेकंड ऑप्शन है आपका सही है, बस इसमें थोड़ी सी मिस्टेक थी टाइपिंग, वो आप क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न साथ ही 54 नंबर कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, यूपी स्पेशल का प्रश्न बनेगा। तो ऑप्शन है इसके राजेश वर्मा, सुषमा यादव, रणधीर सिंह या कीर्ति पांडे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, राजेश वर्मा को जो है हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश पिछड़ा जो वर्ग है उस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने, देखेंगे, सीतापुर के पूर्व सांसद राजेश वर्मा को उत्तर प्रदेश पिछड़ा राज्य जो आयोग है उसका अध्यक्ष बनाया है और सोहन लाल श्रीमाली और सूर्य प्रकाश पाल को उपाध्यक्ष नामित किया है। इसके अलावा इसमें कितने सदस्य हैं साथियों, तो ध्यान दीजिएगा इसमें 24 सदस्य हैं। तो ये आपका यूपी स्पेशल उत्तर प्रदेश विशेष का प्रश्न बनेगा करंट अफेयर में और इम्पॉर्टेंट रहेगा, नियुक्ति से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न जो है। अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार के किस जिले में बिहार खेल विश्वविद्यालय तथा राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन किया गया। तो ऑप्शन है मधुबनी, नालंदा, पटना या सिवान। राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन सी, नालंदा। ये देखिएगा बिहार स्पेशल, ठीक है, बिहार स्पेशल का प्रश्न बनेगा, बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा जो बिहार स्पेशल वाले साथी हैं। ठीक है, उसमें ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। कह रहा है कि यहाँ पे जो है नीतीश कुमार ने बिहार के राजगीर में राज्य खेल अकेडमी बिहार खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। राजगीर जो है बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। ठीक है, और ये एक ऐतिहासिक शहर विश्वविद्यालय शहर है। तो नालंदा आप कहाँ पे आप ध्यान रखेंगे,
ठीक है, नालंदा के आपके राजगीर में, कहाँ पे, राजगीर में इसका उद्घाटन किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न जो है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है। सही कथन के बारे में पूछ रहा है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 की शुरुआत की है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस आवास योजना का 2.0 की शुरुआत की है, और प्रधानमंत्री जो आवास योजना शहरी की शुरुआत जो है जून 2024 में हुई थी। तो ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जून 2014 नहीं होगा, इसका जून 2015 होगा। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत होगा। पूछा है सही कौन सा है, तो केवल एक आपका सही हो जाएगा। बता दें साथियों कि इस तरह की जो भी योजनाएं हैं, ठीक है, योजनाओं से संबंधित एक अलग सेपरेट क्लास आ गई है। जो साथी नहीं देखे हुए क्लास को, इस क्लास को कंप्लीट कर लीजिए। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट आपकी योजनाएं हैं, उन सारी योजनाओं को कवर किया गया है, और योजनाओं से आप देखते हैं 1 से 2 सवाल आपको परीक्षा में देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो हाल ही में प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना 2.0 की शुरुआत की, लेकिन इस योजना की शुरुआत जो है आपके 2014 में नहीं, कब हुई है, 2015, जून 2015 में हुई थी। तो कोई भी योजना है, अगर आप उस योजना को पढ़ रहे हैं तो उस पर 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा। पहले तो उसकी शुरुआत कब हुई, किस मंत्रालय के द्वारा हुई, और उससे लाभार्थी कौन है। ठीक है, उसके लाभार्थी कौन है, 2-3 पॉइंट अगर ध्यान रखेंगे तो योजना से संबंधित आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। आगे बढ़िएगा, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन करने वाली राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का नाम क्या है। मतलब दो चीज़, ये न्यूज़ में इसलिए था कि जो डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन है, आपको बताया था, इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, तो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया था, तो इसका उद्घाटन जो है नई दिल्ली में किया गया था। डिजिटल शक्ति केंद्र का किया गया था ये राष्ट्रीय महिला जो आयोग के अध्यक्ष उनके द्वारा। तो उनका नाम सीधे सीधे पूछा है, तो राइट आंसर देखिए, ऑप्शन देख लीजिए, सुरेखा शर्मा, अंजलि शर्मा और रेखा शर्मा, या फिर गीतांजलि शर्मा। तो जो इसका राइट आंसर है उसके अध्यक्ष है रेखा शर्मा। ठीक है, बाकी अन्य पॉइंट इसको आपको बता दें इसके बारे में क्या है, इसके बारे में डिजिटल शक्ति। तो देखिएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष जो है रेखा शर्मा ने डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, कहाँ पर किया है, तो इसको नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, सीधे सीधे पूछ लिएगा आपसे कि डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो नई दिल्ली में हुआ है। उसके साथ इसका उद्देश्य क्या है, तो डिजिटल शक्ति केंद्र जो है साइबर फाउंडेशन के सहयोग से किया गया है। इसके लिए जो है महिलाओं को जो साइबर अपराध है उसके लिए जागरूक करना, और जो उसमें अन्य जो मामले आ रहे हैं उसमें तकनीकी क्या करना, सहायता देना, या फिर कह लीजिए टेक्निकल सपोर्ट के लिए इसमें किया गया है। तो 2-3 पॉइंट इसमें ध्यान रखिएगा, वही कहाँ उद्घाटन किया गया और किसके द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक बनाए जाने वाले जो प्रस्तावित गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे है उसकी लंबाई कितनी है। इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ठीक है, और इसमें भी ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, कि कौन कौन से इसमें राज्य हैं। ठीक है, कौन कौन से राज्य इसमें हैं, कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है, प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से वहाँ समझाया था यूपी स्पेशल वाले करंट अफेयर में, और जहाँ पे ये क्लास ले रहे थे तो वहाँ पे इसको बताया था पूरा जिला वाइज भी। इसकी लंबाई कितनी है, तो 515 किलोमीटर, 517 या 520 या 519 किलोमीटर। तो जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, 519 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे होगा। कितने राज्यों को ये कनेक्ट करेगा, कमेंट करके बताइएगा। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे इसका नाम रहेगा। तो ये पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा है, और ये इसका ये प्रस्तावित है। ठीक, आगे बढ़िएगा, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। भारत के भूस्खलन जो एटलस है जिसे इसरो द्वारा तैयार किया गया, इसमें प्रथम स्थान किस शहर को रखा गया है, तो वायनाड, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग या लेह को। तो इसका जो राइट आंसर है साथी ध्यान दीजिएगा ऑप्शन बी, रुद्रप्रयाग को जो है, तो राइट आंसर इससे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र जो इसरो है, इसने भूस्खलन का एक एटलस जारी किया है। उसके अकॉर्डिंग जो है वायनाड भूस्खलन के लिहाज से भारत में 13वें नंबर पर है, और इस एटलस में प्रथम स्थान जो है रुद्रप्रयाग को दिया गया है। तो रुद्रप्रयाग आपका उत्तराखंड। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध जो मीडिया सम्मेलन का आयोजन जो किया गया हाल फिलहाल में कहाँ पर, तो हैदराबाद, नालंदा, राजगीर या नई दिल्ली। इस तरह के जो भी कुछ नेशनल इंटरनेशनल होते हैं सम्मेलन, वो ज़्यादातर नई दिल्ली में आपको होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में देख लीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया। उसके साथ साथ इस सम्मेलन का आयोजन जो है किसके द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ और विवेकानंद जो फाउंडेशन है उसके द्वारा किया गया था। इस सम्मेलन का जो विषय वस्तु थीम थी
टकराव से बचने और सतत विकास के लिए विचारशील संचार। तो इस यहाँ की क्या थी, थीम थी। इस थीम को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आयोजन कहाँ पे हुआ, नई दिल्ली में, वही पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न करें, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। तो हाल ही में महाराष्ट्र के लातूर जिले में विश्व शांति बुद्ध विहार का जो है उद्घाटन किया गया और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। तो देखेंगे इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। तो पहला तो आपका सही है, दूसरा गलत है। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नहीं, जो है राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा कि इस विश्व शांति बुद्ध विहार जो है लातूर जिला महाराष्ट्र में किया गया था। सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा कि हाल ही में उदगीर जो है, उदगीर लातूर जिला महाराष्ट्र में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया गया और इसका उद्घाटन जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इस तरह के प्रश्न में उद्घाटनकर्ता आजकल पूछा जा रहा है और उसमें खास करके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में कन्फ्यूजन हो रहा है। ठीक, अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से सही कथन यहाँ पे भी बताना है। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन जो है इंदौर में किया गया। कहाँ किया गया, इंदौर में किया गया। दूसरा कह रहा है इस सम्मेलन का मुख्य विषय जो था अमृत काल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। तो पूछ रहा है सही कथन कौन सा है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। पहला गलत क्योंकि ये इंदौर में ना होके, ठीक है, कहाँ पर हुआ, भोपाल में। ठीक है, कहाँ पर साथी, तो भोपाल में इसका आयोजन हुआ है। तो इस तरीके से अगर आप करंट अफेयर को ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि प्रश्न में पूछा जा रहा है, स्टेटमेंट भले बनाया जाए लेकिन उसमें जो पॉइंट्स है उसको कहाँ पे गलत किया जा रहा है। तो जो उसका जगह है, सम्मेलन या फिर कहीं डेट दिया हुआ है, ठीक है, उस जगह का नाम, ये सब सारी चीज़ों में बदलाव किया जाता है। तो इस तरीके से आयोग के पैटर्न पर अगर आप समझेंगे तो आपको पता चल जाए कि कहाँ पे चीज़ें किस तरीके से हमें उस चीज़ को, पॉइंट को लिंक करना है। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2 सही है। ठीक है, पहला गलत है क्योंकि इंदौर में ना होगा, कहाँ होगा, भोपाल में होगा। तो राष्ट्रीय विज्ञान जो हिंदी सम्मेलन है, हिंदी का विज्ञान सम्मेलन, आयोजन इसका इंदौर में ना होगा, कहाँ होगा, भोपाल में किया गया। और सम्मेलन का मुख्य विषय आप देखें अमृत काल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। ठीक है, आगे बढ़िएगा, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न जो है। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में शिंकुला सुरंग परियोजना के निर्माण का कार्य शुभारंभ किया गया। यह किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है। तो ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या जम्मू एंड कश्मीर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, लद्दाख में। कहाँ पे, लद्दाख में किया गया शिकुनला सुरंग परियोजना का उद्घाटन। एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे तो एक्सप्लेनेशन वाला पॉइंट देख लीजिए इसमें क्या क्या है। तो यहाँ पे देखिए लद्दाख में जो है ना 15,800 फीट की शिकुनला सुरंग परियोजना का उद्घाटन किया गया। ये परियोजना जो है सुरंग की 4.1 किलोमीटर लंबी ट्विन ट्यूब सुरंग है। ये पॉइंट ध्यान रखिए कितने किलोमीटर है ये आपसे पूछेगा। ठीक है, कि 4.1 किलोमीटर है, जिसकी निर्माण जो है नीमू पदुम दारचा रोड पर किया गया है। ठीक है, तो ये ऊंचाई उतना मायने नहीं रखता, लेकिन ये लंबाई जो आपको ध्यान रखना है कितने किलोमीटर, 4.1 किलोमीटर है और कहाँ पर है, ये लद्दाख में किया जा रहा है। ठीक है, और जब पूरा हो जाएगा तो ये विश्व की सर्वाधिक ऊंची सुरंग होगी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके विषय में पॉइंट है, इस पर प्रश्न बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये विश्व की सर्वाधिक ऊंची सुरंग होगी और इसकी लंबाई 4.1 किलोमीटर कहाँ पर है, तो लद्दाख में ये बन रहा है। ठीक, आगे बढ़िएगा, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का नाम बदलकर कौन सा नया नाम रखा गया है। तो हाल फिलहाल में ये यूपी स्पेशल का प्रश्न बनेगा और यूपी स्पेशल के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, RARO के लिए और PCS के लिए। तो कह रहा है कि गुरु वृद्धेश्वर राज्य विश्वविद्यालय, गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय, सब वहीं क्या है, और संत गोरखनाथ राज्य विद्यालय या संत आदिनाथ राज्य गुरु विश्वविद्यालय, इस तरह का नाम 4 सजेस्ट किया गया। इसमें राइट कौन सा है, तो ऑप्शन बी होगा गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद। सीधे सीधे नाम ध्यान रखिएगा कि नाम ही पूछेगा। ठीक है, हाल ही में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश का जो राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद था इसका नाम बदल के गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद करने को मंजूरी दे दी है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखिएगा, यूपी स्पेशल के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा के प्रयास के रूप में बायोप्लास्टिक पार्क लखीमपुर जो है जिले के किस गांव में निर्मित किया जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ पर किया जाएगा, पर्यावरण सुरक्षा के लिए किया जा रहा है बायोप्लास्टिक पार्क लखीमपुर जिले में किया जा रहा है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत पूछ लिया किस गांव में किया जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा नंदगांव, कुंभी गाँव या मिश्रौलिया या कुंभ गाँव। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, कुंभी गाँव। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। खासकर देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो आपसे पूछेगा सिंपल सा जिला पूछेगा कि बायोप्लास्टिक पार्क जो है, बायोप्लास्टिक पार्क जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया जा रहा है, तो लखीमपुर जिले में बनाया जा रहा है। इतना डिटेल आपसे प्रश्न में नहीं जाएगा,
तो लखीमपुर जिला याद रखिएगा। बायोप्लास्टिक पार्क लखीमपुर जिला उत्तर प्रदेश। किसके लिए बनाया जा रहा है? तो पर्यावरण सुरक्षा के लिए इसको बनाया जा रहा है। ठीक है, गांव का नाम भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, कुंभी गांव है, लेकिन ये इतना ध्यान पूछेगा नहीं वैसे ये प्रश्न। वर्ष 2024 में वाईकोम सत्याग्रह के कितने वर्ष पूरे हो गए? ठीक है, 100 वर्ष। ठीक है, 150, 200 या 125, ये हमने आपको बताया था कि ये इसकी जो स्टार्टिंग थी, आप देखेंगे 1924 की ये स्टार्टिंग है वाईकोम सत्याग्रह की, और इस स्पेशल हमने सेशन भी ले रखा था, आपको डिटेल में वहाँ बताया था। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री से जब भी इस तरह का कोई सत्याग्रह का वार्षिक या इस तरह का कोई एक डेट आए जिसमें वो लगभग 150 या 200 वर्ष पूरा करे, तो उस वर्ष के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, और ख़ास करके उसके स्टैटिक पॉइंट। ठीक है, स्टैटिक पॉइंट क्या ये था, इसके बारे में क्या क्या अन्य चीज़ें हैं, वो चीज़ वहाँ से पूछ ली जाती है। तो वाईकोम सत्याग्रह के बारे में बात करेंगे तो एक अहिंसक आंदोलन था जो 100 साल पहले ना केरल के त्रावणकोर में वहाँ पे स्टार्ट हुआ था वाईकोम में। ये 30 मार्च 1924 को स्टार्ट होकर 1925 तक चला था, और 2024 में इसके कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो 100 वर्ष पूरे हुए हैं। तो इस आंदोलन से संबंधित भी ध्यान रखिएगा कहाँ पर है, तो केरल के त्रावणकोर में स्टार्ट हुआ था और एक अहिंसक आंदोलन था। ठीक है, सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। आगे बढ़िएगा, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न कि भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया? कोलकाता, मुंबई, दिल्ली या लक्षद्वीप में? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में जो है कोलकाता मेट्रो जो है वहाँ से हुगली नदी के नीचे जो है इसको स्टार्ट किया गया है। इसके बारे में डिटेल पॉइंट देख लेते हैं 67 नंबर प्रश्न का। तो देखेंगे कोलकाता में पानी के नीचे चलने वाली पहली मेट्रो रेल जो है इसका उद्घाटन किया गया, और ये चलने वाली मेट्रो का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। इसमें एक पॉइंट में बता ध्यान रखिए किसने, हुगली नदी के नीचे है ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कोलकाता मेट्रो। उद्घाटनकर्ता का नाम भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? फिर कौन सा ऐसा राज्य है जिसने 5 करोड़ कार्ड जारी किया है? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार या उत्तर प्रदेश? तो राइट आंसर हो जाएगा अपना उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है हाल फिलहाल में रिकॉर्ड बनाया है, तो ध्यान दीजिएगा 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। ठीक है, आयुष्मान कार्ड जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है उसके तहत मिलने वाला एक कार्ड है। इस योजना के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कवर मिलता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे एक चीज़ जो बताएं कि जो आयुष्मान कार्ड में आप कौन सी योजना है नाम? ठीक है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ज़रा कमेंट करके बताइएगा कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत जो है कब की गई थी, किस ईयर में? कमेंट करके बताइएगा। नहीं आ रहा है तो गूगल से सर्च जरूर करके एक बार देख लीजिएगा। ये चीज़ न्यूज़ में थी, तो आपको भले ये प्रश्न न पूछे, लेकिन इनडायरेक्टली जब आपसे ये प्रश्न पूछेगा कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो उस समय आपको थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि प्रश्न कहाँ से आ गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये चीज़ न्यूज़ में था। ठीक है, 5 करोड़ कार्ड जारी हुआ, तो वहाँ से इसके स्टैटिक पॉइंट पर जाके पूछ लेगा। तो इस तरीके से जब करंट अफेयर को आप स्टैटिक से रिलेट करके पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सीधे सीधे प्रश्न आपको आपके नोट से और आपके करंट अफेयर क्लास से मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़िएगा, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एम्स का उद्घाटन किया? तो गोरखपुर, प्रयागराज, रायबरेली या गाजियाबाद? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रायबरेली में। ठीक है, हाल फिलहाल में देखेंगे ये फरवरी का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एम्स का उद्घाटन किया, और ये भारत के सार्वजनिक जो विज्ञान जो है आयुर्विज्ञान और महाविद्यालयों का एक समूह यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी को उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न जो है। शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के उद्देश्य से कौन सी पहल शुरू की है? तो ये पहल जो है अपार, ठीक है, आधार है ना, अपार या अवसर? तो कौन सा इसका है? तो अपार ये है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, 1 स्टूडेंट 1 आईडी के तहत इसको स्टार्ट किया गया है। हाल ही में देखेंगे शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक आईडी के उद्देश्य से ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री अर्थात अपार पहल की शुरुआत की है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया और इसका मोटो क्या है? तो एक राष्ट्र एक आईडी का इसका उद्देश्य है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट है कि स्वाति पोर्टल का संबंध किससे है? तो एमएसएमई महिलाओं के सहभागिता से, स्टेम में महिलाओं के प्रतिनिधित्व बनाना, या पॉलिटिक्स में महिलाओं का योगदान बढ़ाना, या एसएचजी में महिलाओं के नेतृत्व को लेकर इसमें है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। स्टेम में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देना। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका, ठीक, स्वाति पोर्टल के बारे में। तो इसमें कह रहा है कि स्टेम जो है महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाएगा। इसका फुल फॉर्म क्या है? विज्ञान,
है ना, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा में भारतीय महिलाओं और लड़कियों को प्रतिनिधित्व को प्रोत्साहित करने के लिए स्वाति पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इस चीज़ आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक, आगे बढ़िएगा, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न जो है सही कथन बताना है। हाल ही में अजय माणिकराव खानविलकर को लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। और उसके बाद कह रहा है भर्तृहरि महताब को 17वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था। ये स्टेटमेंट गलत है। अगर आपको पता चला है क्यों गलत है तो आपकी करंट अफेयर की तैयारी नो डाउट बहुत अच्छी है। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि ये स्टेटमेंट गलत है। बताइए कहाँ से गलत हो रहा है ये। तो ध्यान दीजिएगा, ये 17वीं नहीं 18वीं लोकसभा। ठीक है, 18वीं लोकसभा की कितनी बार ये प्रश्न आपको बताया, इंपॉर्टेंट भी लगवा रखा है। नाम तो पूछेगा ही कि प्रोटेम स्पीकर इस बार कौन नियुक्त हुए थे, तो भर्तृहरि महताब को नियुक्त किया गया था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सी अगर आप चुप करेंगे तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। 17वीं नहीं 18वीं लोकसभा में इनको नियुक्त किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए केवल राइट आंसर हो जाएगा। इनको जो है 17वीं 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था। और ये अपॉइंटमेंट में दोनों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कह लीजिए एक तरह की अपॉइंटमेंट है। अजय माणिकराव खानविलकर का ध्यान रखिएगा, लोकपाल के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा दोनों को दोनों ये नियुक्ति आपके लिए। ठीक है, आगे बढ़िएगा, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में उत्तर प्रदेश को किस श्रेणी में रखा गया है? ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता, श्रेणी बी, श्रेणी ए या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रेणी ए में रखा गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में उत्तर प्रदेश को जो है श्रेणी ए में राज्य उसकी कैटेगरी में इसको रखा गया है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो है COP29 की मेज़बानी 2024 में किस देश द्वारा किया जाना है? COP29 की जो मेज़बानी है भारत, ऑप्शन है भारत, जापान, अजरबैजान या इंडोनेशिया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, अजरबैजान। अजरबैजान जो है हाल फिलहाल में आपके देखेंगे COP29 की मेज़बानी के लिए देश आ गया है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो है COP29 की मेज़बानी जो है अजरबैजान करेगा। यह सम्मेलन 11 से 22 नवंबर 2024 को बाकू, ठीक है, बाकू में आयोजित किया जाएगा। इसके बारे में अन्य पॉइंट्स क्या है कि संयुक्त राष्ट्र जो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है इसमें जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विभिन्न तरह के जो भी एस्पेक्ट्स हैं उस पर चर्चा की जाती है। और इसके बारे में जो ये सम्मेलन है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन की रूपरेखा जो है ना UNFCCC के तहत आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, तो UNFCCC के तहत आयोजित किए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा बाकू अजरबैजान में इसका COP29 का क्या हो रहा है, आयोजन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, लेह, शिमला या जम्मू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, शिमला। ठीक है, शिमला में जो है भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज जो है संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। बात करेंगे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि शिमला जो है हिमाचल प्रदेश में भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट जो है हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है, जो एक CAG संस्था के विकास उपलब्धियों को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। इसका जो ऐतिहासिक महत्व है कि महात्मा गांधी द्वारा 1946 में कैबिनेट मिशन के लिए शिमला की यात्रा के दौरान यहाँ ठहरने के लिए भी और यहाँ पे जो रुके थे इस वजह से थोड़ा सा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो शिमला समझौता के दौरान आप कैबिनेट मिशन वाले उसमें हिस्टोरिकल इसका प्रोस्पेक्टिव है। ये सारे पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखने हैं। फिलहाल आपको जो है सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वो शिमला हिमाचल प्रदेश इसका उद्घाटन हुआ, ये चीज़ ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि भारत की पहली जो है बैटरी ऊर्जा भंडारण जो है गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई? जम्मू एंड कश्मीर, शिमला, लद्दाख या नैनीताल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर में जो है इसका उद्घाटन करने की घोषणा की गई है। तो ध्यान दीजिएगा भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री जो है जम्मू और कश्मीर में स्थापित करने की घोषणा की गई है। और गुड इनफ एनर्जी पावर जो ग्रिड की इस गीगा फैक्ट्री में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि हाल फिलहाल में अभी यहाँ पे चुनाव भी हुए हैं और इसी जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख हमेशा चर्चा का विषय रहते हैं। और यहाँ पे अगर कोई भी एक्टिविटी हो रही है जो एक बड़े लेवल पर हो रही है, खासकर जब भारत में पहली बार हो रही है, तो ये प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। ठीक है, सही कथन का चयन करें। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में अनुरा दिशानायके की शपथ ग्रहण किया इन्होंने लिया। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में
हरिणी अमर सूर्या ने शपथ ग्रहण किया। पूछ रहा है कौन सा सही है, सही कथन पूछ रहा है, इनमें से कौन सा सही है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसमें जो आपका दोनों ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं सही है, क्योंकि दोनों को क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया है। बात करेंगे यहाँ पर कि श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में जो नियुक्त हुए हैं वो हरिणी अमर सूर्या ने शपथ लिया है, और राष्ट्रपति के रूप में अनुरा दिशानायके ने शपथ ग्रहण किया है। तो इस तरीके से आपका कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं होगा, दोनों को दोनों गलत है, और गलत क्यों, दोनों का नाम जो है पद के साथ एक्सचेंज कर दिया गया। ठीक है, तो आई होप जो कीजिए आज आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो वही चीज़ है, एक्सप्लेनेशन में आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री के रूप में हरिणी अमर सूर्या शपथ ली है, और श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में अनुरा दिशा जो नायके हैं इन्होंने शपथ लिया है। तो इस तरीके से भी अपॉइंटमेंट के सवाल जो अभी इस बार बन रहे हैं, या तो मैच करने के लिए दे रहे हैं, या फिर इस तरीके से जो कथन कारण में रहेंगे तो इस तरीके से उसको चेंज करके भी प्रश्न बन रहे हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है यहाँ तक? अगला प्रश्न है 78 नंबर कि 75 जो गणतंत्र दिवस समारोह था कि 2 विषय क्या थे जो इस बार हुआ है, उसके विषय के बारे में बताना। थीम बेसिकली पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है। ठीक है, थीम है, इसमें ज़्यादा ऑप्शन में मत जाइए, क्योंकि जो थीम है डायरेक्ट उसी को आप क्या करिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, किस वर्ष की थीम क्या थी, तो ध्यान दीजिएगा कि जो वर्ष 2024 का 26 जनवरी 75वां गणतंत्र दिवस था, इसमें 2 विषय थे, विकसित भारत और लोकतंत्र की मातृका थे। इस गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि जो थे इमैनुअल मैक्रा, जो फ्रांस के राष्ट्रपति थे, ये इस वर्ष क्या थे, मुख्य अतिथि थे। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न जो है। अगला प्रश्न कर रहा है 79 नंबर, नवंबर में आयोजित होने वाले यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किस विशेष भागीदार जो घोषित किया गया, किसे? ऑप्शन देखिएगा, इसमें किसको भागीदार घोषित किया गया है, तो भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया या रूस को। तो जो राइट आंसर हो जाएगा साथी वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अपने भारत को। ठीक है, इसमें जो है नवंबर में ये आयोजित हो रहा है। ठीक है, यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए भारत को विशेष भागीदार देश घोषित किया गया। इंपॉर्टेंट रहेगा जब भी कोई इस तरीके से कोई सम्मेलन हो जिसमें भारत को कोई विशेष तरीके से उसमें पार्टनर बनाया जाए, या फिर कोई सम्मेलन हो जहां भारत उसमें पार्टिसिपेट कर रहा हो, भारत मेजबानी कर रहा हो, ये सब चीज़ें जो है करंट अफेयर की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से भारत अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा जो सेमी कंडक्टर है ना, फैब्रिकेशन प्लांट जो है स्थापित करेगा, तो रूस, जापान, अमेरिका या जर्मनी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन बी, अमेरिका। इंपॉर्टेंट रहेगा, क्यों? देखिएगा ये जो है ना भारत ये अपने तरीके का पहला जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित कर रहा है, और किस देश के सहयोग से कर रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है, किससे? अमेरिका के सहयोग से कर रहा है। अमेरिका के साथ परिवर्तनकारी सहयोग के तहत भारत अपना जो है पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र स्थापित करेगा, जो दोनों देशों में सैन्य विभाग है, उसके साथ साथ महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक नेटवर्क और इलेक्ट्रॉनिक्स उपयोग के लिए क्या होगा, उसके निर्माण में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न जो है, कैंसर मून शॉट इनिशिएटिव का संबंध किससे है? कैंसर मून शॉट इनिशिएटिव का संबंध किससे है? नासा के चंद्र उपग्रह से, या वैश्विक फोटोग्राफी प्रतियोगिता से, अफीम सप्लाई से, या फिर कैंसर से? तो सीधा से ध्यान दीजिएगा, इसका जो संबंध है वो कैंसर से ही है। ठीक है, ऑप्शन इस तरीके से बनाया गया घुमा फिरा के, है ना। कैंसर मून शॉट इनिशिएटिव जो है कैंसर से संबंधित है, और इसके बारे में क्या है तो इसको थोड़ा सा डिटेल में देखिए, इसके जो पॉइंट्स है। कैंसर मून शॉट इनिशिएटिव जो है हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के उद्देश्य से क्वाड देशों द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? क्वाड जो देश है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। और ध्यान दीजिएगा कि क्वाड में कौन कौन से देश है, तो ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका और जापान शामिल हैं। ये 4 देशों का समूह है क्वाड। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़िएगा, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, वर्ष 2024 में होने वाले क्वाड लीडर समिट का आयोजन है ना 25 में, ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा? तो जापान, ऑस्ट्रेलिया, है ना, भारत या अमेरिका। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि 25 में जो भारत कर रहा है, कौन सा कर रहा है? 25 में जो क्वाड लीडर समिट का आयोजन कौन करेगा? इसमें मेजबानी भारत करेगा अपना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट कह रहा है कि सही कथन बताना है। कौन सा सही कथन है? क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए मैत्री नामक एक क्षेत्रीय समुद्री पहल की घोषणा की है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर संचालनता में बढ़ाने के लिए या फिर सुधार करने के लिए प्रथम क्वाड हेडशिप ऑब्जर्वर मिशन 2025 लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो इसके जो दोनों को दोनों ऑप्शन है साथियों, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। ठीक है, दोनों को दोनों अपनी जगह पे क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। देख लेंगे इसके एक्सप्लेनेशन को। ठीक है, तो देखिएगा
बात करें तो सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2 दोनों। तो जो ये क्वाड है ये क्या कर रहा है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए क्या करेगा, मैत्री नामक एक समुद्री पहल की घोषणा किया है और 2025 तक इसमें क्या है कि क्वाड एट शिप ऑब्जर्वर मिशन को लॉन्च करने का इसमें प्लान किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 84 नंबर देखिएगा, जाफर हसन निम्नलिखित में से किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, जाफर हसन जो है निम्नलिखित में से किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो ऑप्शन है मलेशिया, इजराइल, ईरान या जॉर्डन। तो राइट आंसर हो जाएगा साथ ही इसका ऑप्शन डी जॉर्डन। हाल फिलहाल में जो है जाफर हसन जो है जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री बने, या सिंपल से ऐसे पूछ लेगा कि जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री के कौन बने हैं, तो आपका नाम भी याद रखना पड़ेगा, जाफर हसन। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल का नाम क्या है तथा इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ पर किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन है सुदर्शन सेतु गुजरात, राम सेतु कन्याकुमारी, सुदर्शन सेतु महाराष्ट्र या जगन्नाथ सेतु उड़ीसा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए सुदर्शन सेतु जो है गुजरात। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत इसकी चर्चा थी, करंट अफेयर में बना हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात में अरब सागर के ऊपर भारत के सबसे बड़े केबल आधारित पुल सुदर्शन ब्रिज का उद्घाटन किया गया। इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें कि 2.32 किलोमीटर लंबा यह ब्रिज होगा। ठीक है, जो ब्रिज है ओखा और बेट द्वारा इसके बीच बनाया गया है, ओखा और बेट के बीच बनाया ब्रिज भारत का केबल आधारित सबसे बड़ा ब्रिज होगा। तो पॉइंट ध्यान रखिएगा, 2-3 पॉइंट, जैसे कि कहाँ उद्घाटन किया गया, तो गुजरात में, किसके द्वारा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, नाम क्या है, सुदर्शन ब्रिज, और इसकी लंबाई कितनी है, तो 2.32 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स आपको ध्यान दीजिएगा, स्टेटमेंट बदल के भी इसी पॉइंट्स आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है आदित्य योजना का संबंध किससे है, तो आदित्य योजना का संबंध शिक्षा से, रक्षा से, स्वास्थ्य से या कृषि से। किसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन सी रक्षा से। आदित्य योजना का संबंध किससे है, तो रक्षा से है। इसके बारे में थोड़े इंपॉर्टेंट जो डिटेल्स पॉइंट्स है उसको देखिए। हाल ही में रक्षा प्रौद्योगिकी ने नवाचारों को प्रोत्साहन देने हेतु आदित्य योजना का शुभारंभ किया, तो किसने किया है, तो रक्षा प्रौद्योगिकी ने उसमें प्रोत्साहन देने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। आदित्य योजना है ये क्या है, तो रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्कृष्टता नवाचार के लिए इसको बनाया गया है। ठीक है, तो रक्षा मंत्रालय का अधीन है आदित्य योजना, और ये जो है डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसमें जो है ना इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए और डिफरेंट तरीके से चीज़ों को उसमें प्रमोट करने के लिए इसको शुरू किया गया, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए। तो सिंपल से याद रखिएगा, आदित्य योजना, रक्षा मंत्रालय, ठीक है, और डिफेंस टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए। ठीक, आगे बढ़िएगा, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न जो है 87 नंबर। हाल ही में जनवरी 2024 में भारत ने किस देश में भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की है, तो मॉरिशस, श्रीलंका, मालदीव या यूएई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, भारत ने जो है भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा कहाँ की है, यूएई में किया है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, महत्वपूर्ण रहेगा, ध्यान दीजिएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन बात करें तो जनवरी 2024 में भारत में जो है भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। क्या भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा यूएई, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आजकल बहुत सारे डेवलपमेंट भारत करा रहा है और उसमें भारत पार्टिसिपेट भी कर रहा है। ये भारत और यूएई के बीच में जो है संबंधों को और आगे क्या करते हैं प्रगाढ़ करेगा, फिर के लिए मजबूत करेगा। तो ये सारे पॉइंट सिंपल आपको इसमें ध्यान रखना है कि भारत पार्क कहाँ स्थापित हो रहा है, तो संयुक्त अरब अमीरात में, किसके द्वारा, तो भारत के द्वारा। हाल ही में चर्चा में रहा चक्रवात किरिली का संबंध किस देश से है, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, तंजानिया या चीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया अभी हाल फिलहाल में जो है ऑस्ट्रेलिया जो है चक्रवात किरिली जो है ऑस्ट्रेलिया में तबाही मचाई, और ऑस्ट्रेलिया में चक्रवातों को विली कहा जाता है। ठीक है, विली। तो एक पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, चक्रवात से रिलेटेड है, ज्योग्राफी का है और प्लस करंट अफेयर का आपका प्रश्न बनेगा इस तरीके से साइक्लोन वाला। ठीक है, पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न 89 नंबर का आ रहा है कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है। किसका सही कथन का चयन करना है। हाल ही में डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधनों पर जो गठबंधन की घोषणा की है, ठीक, स्टेटमेंट सही है। हाल ही में युगांडा में तीसरे दक्षिण शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो भी सही है। ठीक है, तो पूछ रहा है राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोनों जो स्टेटमेंट है आपके दोनों क्या है अपनी जगह पर सही है ना। डेनमार्क में भारत क्या कर रहा है, हरित ईंधन पर गठबंधन किया है, और युगांडा में तीसरे दक्षिण शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक, तो ठीक है, सी राइट आंसर होगा। दोनों स्टेटमेंट सही है, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं देखना है। आगे बढ़िएगा, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न 90 नंबर।
हाल ही में कौन सा देश जो है कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशन का अनुसमर्थन करने वाला पहला एशियाई देश बन गया? ठीक है, तो पहला एशियाई देश बना है भारत, फिलीपींस, थाईलैंड या म्यांमार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस जो है इस तरीके से इस पे समर्थन करने वाले जो पहला एशियाई देश बन गया। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिलीपींस जो है कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो कन्वेंशन है उसका समर्थन किया है, और उसके साथ साथ फिलीपींस जो है ऐसा करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है कि 91 नंबर, आतंकवाद जो है, मादक पदार्थों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग 2024 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया? तो बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान या अमेरिका। तो ये किया गया है अमेरिका के बीच में, भारत और अमेरिका के बीच में। ठीक है, भारत प्लस अमेरिका, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो है ये होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग 2024 का आयोजन किया गया है। तो भारत और अमेरिका के बीच आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुद्दों को सहयोग करने के लिए, उस पर और भी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग 2024 का आयोजन किया गया। ठीक है, पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट है 92 नंबर प्रश्न, भारत के ऑपरेशन इंद्रावती का संबंध किससे है? भारत सरकार का जो ऑपरेशन इंद्रावती था, संबंध किससे है? तो युद्धग्रस्त जो इजराइल है यहाँ से नहीं था, युद्धग्रस्त इराक यहाँ से भी नहीं था, हैती से जो नागरिकों को निकालने वाला प्रोग्राम था, ठीक है, हैती से, वहाँ पे ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। सीधे सीधे राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर सिंपल सा आपको याद रखना है कि ऑपरेशन जो है इंद्रावती का संबंध किससे है? तो जो हैती था वहाँ से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए चलाया गया अभियान था। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिएगा, ये हाल ही में चर्चा में रहा, माउंट एरेबस कहाँ स्थित है? तो माउंट एरेबस जो है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कांगो या अंटार्कटिका। ठीक है, तो कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों इसका ऑप्शन डी, अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका में ये स्थित है। इसके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि माउंट जो एरेबस है अंटार्कटिका का दूसरा सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, और यहाँ पर जो है इसके उद्गार में सोने की धूल निकल रही है, मतलब डस्ट पार्टिकल जो इसके निकल रहे हैं वो गोल्ड पार्टिकल यहाँ पर निकल रहे हैं, जिसके कारण चर्चा में बना हुआ है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा कि माउंट एरेबस कहाँ पर है? तो अंटार्कटिका में। इंपॉर्टेंट किस लिए कि यहाँ पे जो है गोल्ड के पार्टिकल्स निकल रहे हैं इसके उद्गार में। ठीक है, और ये अंटार्कटिका का जो है दूसरा सबसे बड़ा क्या है? ज्वालामुखी है। ठीक, आगे बढ़िएगा, अगला पॉइंट है कि पीएम मित्र पार्क के बारे में निम्नलिखित में से गलत कथन बताना है। ठीक है, तो पहला कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमरावती में पीएम जो मित्र पार्क का शिलान्यास किया गया है। ठीक है, तो बात बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि पीएम मित्र पार्क का पूरा नाम पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। कुल 7 प्रधानमंत्री मित्र पार्क की स्थापना की मंजूरी प्रदान की गई, ये भी सही है। तो यही वाला गलत होगा। गलत इसमें क्या है? तो कह रहा है कि पीएम जो 7 मित्र पार्क हैं इसमें से 2 उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये वाला गलत है, उत्तर प्रदेश में आपका सिर्फ एक स्थित है। ठीक है ना, एक स्थित है, तो गलत आपका कौन हो गया? डी हो गया। बाकी 3 स्टेटमेंट आपके सही हैं। और इसके बारे में देख लेते हैं कौन कौन से जो पीएम मित्र के 7 अन्य पार्क है कहाँ पर है और कौन कौन से यहाँ पे हैं, किस किस जगह पर। तो ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में एक स्थित है पीएम जो 7 पार्क हैं ये मित्र वाले, उसमें धुनागर जो है तमिलनाडु, वारंगल तेलंगाना, है ना, नवसारी गुजरात, कलबुर्गी कर्नाटका, उसके साथ साथ धार मध्य प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश और अमरावती महाराष्ट्र। ये 7 जगह हैं जहाँ पे आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसके साथ साथ बता दें साथियों कि करंट अफेयर की प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, करंट अफेयर आप जहाँ से भी पढ़े हों, ठीक है, उसके साथ साथ करंट अफेयर की क्विज प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से कंप्लीट आपको जनवरी से लेकर अब तक के मंथली करंट अफेयर की क्विज प्रैक्टिस, साथ साथ मिक्स करंट अफेयर प्रैक्टिस, यानी सारा मिक्स करके एग्जाम पैटर्न पर, और उसके साथ साथ जो आई दृष्टि आप पढ़ रहे हैं इस पे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस है आपको करा दी जाएगी। करंट अफेयर आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, चाहे आप यूपी पीसीएस दे रहे हो, आरओ दे रहे हो, ठीक है, इस सब के लिए आपके लिए करंट अफेयर वहाँ से 30 से 35 प्रश्न मिलेंगे। और सीधे सीधे आप कितना हो करंट अफेयर पढ़िए, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं थोड़ी वो चीज़ें मिस्टेक बची रहती हैं। तो आप फटाफट से ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम, और वहाँ से प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करके कंप्लीट प्रैक्टिस करके अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न।
अगला प्रश्न है विश्व ब्लॉक चेन जो टेक्नोलॉजी जो स्टैक है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से संबंधित है? नवी और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित है ये चीज़, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी कोई चीज़ न्यूज में रहे आपको ध्यान में रखना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ ही ब्लॉकचेन और जो सर्विस है, और उसके साथ साथ इसमें क्या है, विश्व ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को क्या किया गया, स्टैक लॉन्च किया गया है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। 27वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 मुंबई में आयोजित हुआ, ठीक है। और इस सम्मेलन में ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय पर जो पहल है, ठीक है, जिला स्तरीय पहल श्रेणी में गोल्ड अवार्ड उत्तर प्रदेश की लैब मित्र परियोजना को दिया गया है, ठीक। तो दिया गया है, तो इसमें बात की गई है, पूछ रहा है कौन सा सही है, तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि 27वां जो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन मुंबई में हुआ, तो बिल्कुल ठीक है। और इसमें ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय पर जो राष्ट्रीय पहल है इसमें गोल्ड अवार्ड उत्तर प्रदेश की लैब मित्र परियोजना को दिया गया है, ठीक है, लैब मित्र परियोजना को दिया गया है। और ये जो लैब मित्र पहल है ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में शुरू की गई थी। कहाँ पर? वाराणसी उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया था। तो ये इसके स्टैटिक पॉइंट से आप ध्यान रखिएगा, स्टैटिक पॉइंट में आपको, ठीक है, कि इस पहल लैब मित्र पहल को कहाँ स्टार्ट किया गया था, तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में। ये प्रश्न आपसे यूपी स्पेशल करंट अफेयर में पूछा जा सकता है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़िएगा, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में महिलाएं और पुरुष 2023 नामक पुस्तक जो है किससे संबंधित है? नीति आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, श्रम ब्यूरो, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। फिर से एक बार जो पुरानी ट्रिक हमने आपको बताया था कि जब भी इस तरीके से कोई ऑप्शन है और ऑप्शन में सबसे बड़ा ऑप्शन आपको दिखे तो वो राइट आंसर होगा, तभी आपको उस ऑप्शन में दिया गया है। कंपैरेटिवली देखें तो बाकी सब छोटे छोटे नाम यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, तो ये सब नहीं है, ठीक है। राइट आंसर आपका डी ही यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। तो ये जो पुस्तक है भारत में महिलाएं और पुरुष 2023 नामक पुस्तक इस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। इस रिपोर्ट में जो है लैंगिक असमानताओं को समझने के लिए बाकी सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स को यहाँ पे बताया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि हाल ही में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ब्राज़ील, चीन, भारत या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन बी, भारत, ठीक है। हाल ही में जो है प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे? भारत में होगा, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको लगा लीजिएगा, ये पूछा जाएगा, ठीक है। तो भारत सरकार के जिस मंत्रालय ने भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ मिलकर अगस्त महीने में दिल्ली में पहले बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा साथी, इसको आप नोट कर लीजिएगा। भारत में इस तरह का आयोजन हो रहे तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, किस राज्य ने किसानों से सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की घोषणा की है? सभी फसलों को, ठीक है, MSP पर खरीदने की घोषणा की है। तो ये घोषणा किसके द्वारा किया गया? तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब या तेलंगाना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। हरियाणा सरकार ने किसानों से सभी फसलों को न्यूनतम मूल्य पर खरीदने के लिए घोषणा की है। इस तरह करने वाला वो पहला राज्य बन गया, यानी जो भी सारी की सारी फसलें, सभी फसलों को MSP देने के लिए किसने ऐलान किया है? तो हरियाणा ने। और इस तरीके से करने वाला ये जो है देश का पहला राज्य बन गया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? ठीक है साथियों, तो यहाँ तक आज के क्लास में इतना ही। हमने जो आज के इम्पोर्टेंट प्रश्न थे करंट अफेयर उसको डिस्कस कर लिया है। और उसके साथ साथ बता दें कि RO के लिए ये कंप्लीट अलग एनालिसिस चल रही है, जो स्पेशल RO है। जो भी साथी RO के एग्जाम दे रहे, इस सेशन को मिस ना कीजिएगा। कंप्लीट शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आपको सारी चीज़ें कवर कराए रहे हैं। ये PYQ वाला सेशन आपके लिए चल रहा है, ठीक है। और उसके साथ साथ बूस्टर सीरीज अब थोड़ी इधर रेगुलर अपडेट रहेगी बूस्टर सीरीज की, तो ये वाला क्लास आप लोग मिस मत कीजिएगा। PDF के लिए मैं फिर से बताऊँ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो है कोई भी आपके डाउट्स है उसको कमेंट करके बता दीजिएगा। टेलीग्राम PDF ज्वाइन कीजिए। और उसके साथ जो बता दें, एक इंपॉर्टेंट सीरीज आने वाली है, 2-3 चीज़ बता दें, आप कमेंट करके ज़रा बताइएगा। एक PYQ सीरीज स्टार्ट करना है, ठीक है, और एक टॉपिक वाइज MCQ है ना, और एक शॉर्ट नोट्स वाला। ये तीनों अभी इधर ही 1 महीने के अंदर आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो जुड़े रहिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, है ना। और प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।